गए हम लोग। तो फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेव, ठीक। और वेव में भी हम लोग स्टार्ट किए थे, साउंड वेव पढ़ रहे थे। साउंड वेव से पढ़ने से पहले हमने वेव को समझा था, ठीक, कि वेव जो होते हैं वेव क्या होते हैं और वेव कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, हमने शुरू शुरू में देखा था वेव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक वेव होता है जो माध्यम के साथ चलता है और दूसरा वेव होता है जो बिना माध्यम के चलता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नहीं, फिर हमने देखा था जो माध्यम के साथ चलता है उसको हम दो भागों में बांटे थे। एक को कहे थे ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को कहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हमने देखा था। फिर हम लोग देखे थे कि कहाँ कहाँ अनुदैर्ध्य का वेव होता है और कहाँ कहाँ हमारा अनुप्रस्थ वेव होता है। नहीं, फिर हमने वेव में आगे की तरफ चले थे और आगे की तरफ वेव में हमने देखा था कि वेव में विभिन्न प्रकार के जो उसके टर्म्स हैं, वेव के जो विभिन्न प्रकार के टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमने देखा था, ठीक। वेव, तो वेव में हम साउंड वेव में आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव, और साउंड वेव में हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक। सर मैथ्स और इंग्लिश का क्लास क्यों नहीं अब होगा? नहीं हो रहा? अच्छा, हम पूछ लेंगे सर से। चलिए, तो साउंड वेव में हम आगे देखते हैं। हमने देखा था, हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक, कि ये हमारी एक वेव है, ठीक। ये वेव हमारी है, ये वेव। समझिए इन चीज़ों को, इसको समझेंगे तभी आज की क्लास हमारी समझ में आएगी। ये हमारी क्या वेव है, हमने समझा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, ये रेस्ट पॉइंट से लेके जो हाईएस्ट पॉइंट तक होती है इसको क्या कहते हैं, आयाम। ये भी क्या है हमारा आयाम, इसको भी क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। नहीं, और हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और लोएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंग, और इसको क्या कहते हैं, गर्त। हमने समझा था। फिर हमने देखा था कि वेवलेंथ क्या होता है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए ये भी उतना ही होगा वेवलेंथ, या यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए वो भी उतना ही होगा वेवलेंथ। हमने इन टर्म्स को समझा था। हमने समझा था कि वेलोसिटी भी क्या होती है, ठीक, v बराबर म्यू लेमडा। हमने इन सब चीज़ों को समझा था। इससे हम आगे स्टार्ट करते हैं साउंड वेव में। अब अगली चीज जो आती है हमारी साउंड वेव में, जब हमारी साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, ठीक। जब हमारा साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं। याद रखिएगा कि एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सभी पैरामीटर्स बदल जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलता है, उसका है फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं हम आवृत्ति। आवृत्ति उसका नहीं बदलता है, बाकी सब चीज़ उसका बदल जाता है, ठीक। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, जो वेव होती है वेव की एम्पलीट्यूड, उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, वेलोसिटी वेग, ठीक, बदल जाती है। परंतु
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती। समझते हैं इसको कैसे नहीं बदलती? समझिएगा, जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की जो उसकी एम्पलीट्यूड है, ये इसकी जो एम्पलीट्यूड है ये बदल जाएगी। इसकी वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ये भी बदल जाएगी। इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो भी बदल जाएगी, परंतु इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमने पढ़ा है ना, एक सेकेंड में कुल मिला के जितने साइकिल बनेंगे उन साइकिल को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। हमने पिछली क्लास में ये समझा था नहीं? एक सेकेंड में जितनी ये साइकिल बनेगी उन साइकिल का संख्या को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल बनी, यहां से लेकर यहां तक 2 साइकिल बनी, यहां से लेकर यहां तक 3 साइकिल बनी। तो सपोज दैट मान लीजिए एक सेकेंड में कितनी साइकिल बनी? 3 साइकिल बनी। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नहीं, चलिए अब आगे समझिए। तो जब हमारी साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका क्या बदल जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, ये वाला बदल जाएगा, ठीक। उसका वेवलेंथ बदल जाएगा और उसका क्या बदलेगा? उसकी वेलोसिटी, वेग बदल जाएगा। लेकिन उसकी क्या नहीं बदलेगी? ये जो साइकिल की संख्या है वो नहीं बदलती है, ठीक। समझिए इन चीजों को। मान लीजिए सपोज दैट पहला मैंने लिया केस 1। पहले मैंने क्या लिया? केस 1। केस 1 लिए। केस 1 में मान लीजिए ये हमारे पास 2 मीडियम है, 2 मीडियम है। ये हमारा वाला जो मीडियम है ये हमारा रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब विरल माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है। और इधर वाला जो मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर यानी कि सघन माध्यम है, ठीक। ये माध्यम हमारा विरल है और ये हमारा सघन माध्यम है। अब समझिए कि जो हमारा जहां पर विरल माध्यम एकदम खाली खाली है वहां पर जब आप चलेंगे तो बड़े बड़े पैर रखेंगे ना, बड़े बड़े पैर रखते हैं। चलिए, तो यहां से जब हम चलते हैं, ये हमारा हवा में पैर जब हम रखते हैं तो बड़ा बड़ा पैर हम रखते हैं ना। अब मान लीजिए हम पानी में चले गए। जब हम पानी में चले गए तो हमारा पैर कैसा हो जाएगा? छोटा छोटा हो जाएगा। हम छोटा छोटा पैर रखेंगे नहीं। तो याद रखिएगा कि जब हम हवा में रहते हैं तो बड़े बड़े पैर रखते हैं, जब हम पानी में जाते हैं तो छोटे छोटे पैर रखते हैं। यानी कि रेयरर मतलब क्या? हवा वाला मीडियम। और डेंसर मतलब क्या? घना वाला मीडियम, सघन वाला मीडियम। तो जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है? अब आप खुद देख लीजिए इसमें। इसमें आप खुद देख लीजिए। अब देखिए यहां का जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या इस एम्पलीट्यूड के बराबर है? नहीं है। तो याद रखिएगा जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, यानी ध्वनि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है? एम्पलीट्यूड यानी आयाम उसका छोटा हो जाता है। नहीं, अगली चीज वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, क्या यहां से यहां तक की उतनी बड़ी डिस्टेंस है? नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेवलेंथ कैसा हो जाता है? वेवलेंथ उसका छोटा हो जाता है। नहीं, यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड बदल गया, इसका वेवलेंथ बदल गया। नहीं, तीसरी है वेलोसिटी। अगर हम मान लीजिए कि जितना हम जल्दी जल्दी पैर रखते हैं हवा में, क्या पानी में हम उतना जल्दी जल्दी पैर रख सकते हैं? नहीं, उसमें हमको देरी लगता है। तो क्या होगा? वेलोसिटी हमारी कैसी होगी? कम हो जाएगी। नहीं, तो ये हमारा केस नंबर 1 था।
तो याद रखिएगा कि जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमारा आयाम जो होता है, आयाम हमारा छोटा हो जाता है। आयाम मतलब क्या, आयाम मतलब हमारा एम्पलीट्यूड। देखिए यहां इतना बड़ा है और यहां इतना सा हो जाता है, आयाम छोटा हो जाता है। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य इतना बड़ा है और यहां पर तरंग दैर्घ्य इतना छोटा है। तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, अच्छा अगली चीज, दो चीज तो हमने देखा, दो चीज और देखिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हम विरल माध्यम से जब डेंसर माध्यम में जाते हैं तो हमारी जो पैर रखने की जो रफ्तार है, वेलोसिटी जो है, ये हमारी आवाज की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी उसकी बदल जाती है। नहीं, क्या इसका नहीं बदलता है, तो इसका नंबर ऑफ साइकिल जो है, ये जो इसका नंबर ऑफ साइकिल है, ये नंबर ऑफ साइकिल 1 और ये हुआ 1.5, तो इसका नंबर ऑफ साइकिल ये जो हुआ 1 और ये जो हुआ इसका 1.5, ये इसका नहीं बदलेगी, ये इसका नहीं बदलती है। तो याद रखिएगा कि साउंड वेव जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साउंड वेव की एम्पलीट्यूड यानी आयाम, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाती है, परंतु उसका क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। नहीं, जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मेरे गले का लेयरिंग्स अप डाउन करता है। नहीं, अप डाउन किया, मान लीजिए 1 सेकंड में किया, 1 मिनट में 400 बार, 1 मिनट में अगर 400 बार करता है तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी एक बार बन गई, वो साइकिल जो एक बार बन गई ऊपर नीचे, अब ये कहीं भी चली जाए हमेशा 400 बार ही ऊपर नीचे करेगी। अगर ये हवा में हवा में है तो इतना ऊपर नीचे करती है। नहीं, अगर ये पानी में चली जाएगी तो इतनी ही ऊपर नीचे करेगी। नहीं, ठोस में चली जाएगी तो इतनी ऊपर नीचे करेगी। लेकिन याद रखिएगा कि कितनी करेगी, हवा में भी रहेगी तो 400 बार, पानी में भी रह जाएगी तो 400 बार, ठोस में भी चली जाएगी तो 500 बार, जितनी जहां भी चली जाए। एक बार अगर इसने 400 बना लिया फ्रीक्वेंसी, तो जिस मीडियम में भी चली जाए इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, तो इस चीज को हमने समझा। ठीक, अगली चीज इसमें समझिए कि हमारा जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव को कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो साउंड वेव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नहीं, तो हेडिंग डाल दीजिए ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हमारा ध्वनि पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसमें विभिन्न कारक हैं। इसमें हम सबसे पहला जो कारक लेते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है, वो है हम लोग को डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व। समझिएगा इन चीजों को, घनत्व। दूसरी चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ठीक, यानी ताप। अगला जो हमारा तीसरा जो पढ़ना है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक में। एक डेंसिटी हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तीसरा पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। चौथा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हमारा आएगा प्रेशर यानी दाब।
नहीं, तो हम समझते हैं कि जब हमारा ध्वनि तरंग जब चलता है और जब ध्वनि तरंग जाएगी, अगर हम उस समय हम डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व, अगर हम घनत्व को बढ़ा दें तो उस समय हमारी ध्वनि है वो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, डेंसिटी मतलब क्या, और अधिक पास पास ला दे, और ज्यादा घना हो जाए, तो उस समय हमारी क्या प्रभाव पड़ेगी, हमारी जो साउंड चल रही है उस साउंड पर। समझिए इन चीजों को। सबसे पहला इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू रूट अंडर P अपॉन रो। ये हमारा क्या है, गामा। ये गामा हमारा जो है इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक कांस्टेंट। और ये हमारा P क्या है, प्रेशर। और ये रो क्या है हमारा, डेंसिटी। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि सपोज डेट, मान लीजिए, पहले अपने अर्थ में समझिए। अगर हवा में हम बोल रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज जा रही है हवा में। अब हमने क्या किया, हवा में एक पंप लगाया और पंप लगा के हमने जितने भी हवा के मॉलिक्यूल्स थे उसको हम पास पास ला दिए। जब उसको हम पास पास ला देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस रफ्तार से हमारी साउंड जा रही थी, क्या उस रफ्तार से जाएगी, नहीं जाएगी। पहले तो खुला था, खुला था तो जल्दी जल्दी चल रहा था। अब क्या हुआ, सब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। जब पास पास आ जाएंगे तो हमारी ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आने में, उसको जाने में क्या होगा, उसके रास्ते में रुकावट पैदा होगी। नहीं, तो रुकावट पैदा होगी तो इसका मतलब है कि डेंसिटी बढ़ गया। और डेंसिटी जब बढ़ जाता है तो ध्वनि की रफ्तार कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, जब घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि का वेग घटता है। ये एक टर्म हमने समझा डेंसिटी के बारे में कि जब ध्वनि का वेग बढ़ता है तो उस स्थिति में, जब घनत्व बढ़ता है तो उस स्थिति में ध्वनि का वेग हमारा क्या होता है, कम होता है। चूंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, हमारा ध्वनि अब जो रफ्तार से जा रही थी उस रफ्तार से नहीं जा पा रही है। नहीं, और इसको फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, डेंसिटी। अब बताइए, डेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, दोनों में विपरीत संबंध है ना। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। और प्रेशर के साथ वेलोसिटी का क्या दोनों के साथ संबंध है, दोनों के साथ समान संबंध है। नहीं, तो याद रखिएगा, यहां पर डेंसिटी को हम बढ़ाएं तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। वही मैंने लिखा, जब घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि का वेग घटता है। अगली चीज, टेम्परेचर। ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम हवा में, मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ध्वनि मेरी जा रही है, अगर हम हवा में टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारा, वो और दूर दूर जाने लगेंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ गया, वो और दूर दूर जाने लगे तो रास्ता इसको कैसा मिल गया, खुला रास्ता मिल गया। जब ये खुला रास्ता मिल गया तो और इस क्या होगा, जल्दी जल्दी जाएगा, यानी कि इसका वेग क्या होगा, बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। नहीं,
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर जाने लगे। जब दूर दूर जाने लगे तो वहां क्या हुआ, हमको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिला। अब हमको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगा तो साउंड क्या होगा, साउंड हमें आराम से एकदम और जल्दी जल्दी जाने लगेगी। तो याद रखिएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे साउंड का वेग जो होता है वो भी बढ़ता है। नहीं, तो ये दूसरा टर्म हमने देखा। अब अगली चीज समझिए, अगर हम हवा में क्या करें कि हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा दें। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, आर्द्रता। अगर हम आर्द्रता को बढ़ा दें तो उस स्थिति में क्या होगा, जब हम आर्द्रता को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, तो जब हम आर्द्रता को बढ़ाते हैं तो समझिए, मान लीजिए हमारे पास एयर है। एयर में सबसे ज्यादा कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने हाथ से एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स को पकड़े तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ में आया, ठीक, 2 मेरे हाथ में क्या आया, नाइट्रोजन का आया, 2 मेरे पास नाइट्रोजन का आया और 1 मेरे पास ऑक्सीजन का आया। क्योंकि हम लोग को पता है कि दोनों मिलाकर यही लगभग हो जाते 90%। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन आया, 1 ऑक्सीजन आया। अब हमने क्या किया, अब हमने हवा में ह्यूमिडिटी छोड़ी। तो जब हम ह्यूमिडिटी छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले से जो है उसी में बीच बीच में जाकर हमारा H2O जो है वो जाकर बैठ जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, H2O नहीं, वाटर, उसी को ना ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो H2O बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने का अर्थ है कि जो पहले से मॉलिक्यूल्स थे उसको रिप्लेस करना। तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को आना, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये ध्यान में कभी मत रखिएगा कि जो हमारे एयर हैं, एयर में ऑलरेडी आके ऊपर से आकर बीच में घुस गए, वो बीच में नहीं घुसता है। उसके मॉलिक्यूल्स को हटाइए और उसके जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स को लाइए। तो हमने नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन को पकड़ा, हटाया। इसके जगह हमने एयर में 2 मॉलिक्यूल्स को लाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चूंकि H2O होता है। अब बताइए कि दोनों में किसकी जो है वो डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हम लोग परमाणु संख्या पढ़े हैं ना, परमाणु द्रव्यमान पढ़े हैं ना। बताइए द्रव्यमान किसकी ज्यादा होती है, मास किसकी ज्यादा होती है, मास नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की हमारा क्या होती है, कम होती है। नहीं, जब हमारा मास कम हो जाएगा तो हम पढ़े हुए थे ऑलरेडी, मास और डेंसिटी में रिलेशन प्रेशर के चैप्टर में पढ़े थे कि जब हमारा मास क्या होता है, मास जब हमारा कम होता है तो इसका मतलब हमारा डेंसिटी कम हो जाता है। तो डेंसिटी कम हुआ, जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ती है। इसीलिए जब भी हवा में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो हमारा ध्वनि का वेग बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि बीच में लाकर पटक देना, उसमें ऑलरेडी पहले से जो मॉलिक्यूल्स है उसको हटाइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 3 को हटाइए, उसके जगह पे H2O लाइए। नहीं, तो याद रखिएगा इसके बारे में, जब ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, जब ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग घटता है। नहीं, अब समझिए प्रेशर, जब ह्यूमिडिटी हम बढ़ाते हैं तो उसके जगह पे आ गया ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, अगला प्रेशर, प्रेशर से क्या प्रभाव पड़ता है समझिए। यहां देखिए फॉर्मूला, प्रेशर और वेलोसिटी में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा।
याद रखिएगा कि प्रेशर यानी दाब के बढ़ाने से हमारे जो हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स पे अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, पंप लगा के मैंने प्रेशर बढ़ाया, जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो उस स्थिति में क्या होती है, जब प्रेशर बढ़ा दिए तो प्रेशर बढ़ेगा तो उस समय जो ध्वनि की वेग जो जा रही थी उस ध्वनि के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि मैंने प्रेशर जितना बढ़ाया हमारा ध्वनि का वेग भी उतना बढ़ गया। मैंने साइकिल का पंप लेके प्रेशर दिया, प्रेशर करके हमने प्रेशर 2 गुना बढ़ा दिया तो हमारा ध्वनि का वेग भी 2 गुना बढ़ गया। और प्रेशर कर दिया, 4 गुना प्रेशर कर दिया तो हमारा ध्वनि का वेग भी 4 गुना बढ़ गया। नहीं, तो याद रखिएगा कि जितना आप प्रेशर बढ़ाइएगा उतना ही ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि प्रेशर से ध्वनि के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे ध्वनि का वेग बढ़ेगा, जितना प्रेशर घटाएंगे ध्वनि का वेग घटेगा। नहीं, तो प्रेशर को आप बढ़ाइए तो ध्वनि का वेग बढ़ा, प्रेशर को घटाइए तो ध्वनि का वेग घटा। यानी कि याद रखिएगा प्रेशर से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको भी हम ले लेते हैं, दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ये चीज हमने देखा कि ध्वनि तरंग को हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर हमको प्रभावित करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज में हम पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ साउंड। हेडिंग डालिए, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड। हिंदी में कहते हैं ध्वनि का व्यक्तीकरण। ध्वनि का व्यक्तीकरण समझिए, ध्वनि का व्यक्तीकरण करने का अर्थ क्या है समझिए। कोई भी एक स्रोत है और एक स्रोत से 2 ध्वनि चलती है और दोनों का एम्पलीट्यूड और दोनों का फ्रीक्वेंसी समान है, यानी कि जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही इसका एम्पलीट्यूड है। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे है, इक्वल है, और दोनों को फ्रीक्वेंसी जो है लगभग समान है। अब जब एक जगह पे स्ट्राइक करेंगे तो उस समय क्या होगा समझिए उसको। मान लीजिए ये हमारी एक वेव है, ये वेव जा रही है, ये वेव पहुंची यहां। अब यहां पर ये वेव पहुंची तो यहां पर जो पार्टिकल्स थे उस पार्टिकल को इसने क्या किया, उस पार्टिकल्स को इसने ऊपर उठाया। उस पार्टिकल्स को क्या किया, इसने ऊपर उठाया। नहीं, अब इसी समय क्या होता है, एक दूसरी वेव आती है, वेव नंबर 2। जब यहां से दूसरी वेव आती है, दूसरी वेव, तो दूसरी वेव भी आती है, दूसरी वेव भी गई और ये भी गई और जाकर इसने भी इसी पार्टिकल्स पर जाकर हिट किया। जब इसी पार्टिकल्स पे जाकर हिट करेगी, दोनों जब एक साथ मिलकर किसी चीज को उठाएंगे तो क्या होगा, और उसको ज्यादा उठा देंगे। नहीं, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। समझ में आई, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। और इस स्थिति को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हिंदी में कहते हैं संपोषी व्यक्तीकरण। तो संपोषी व्यक्तीकरण में क्या हुआ, जिस पार्टिकल्स को ये अकेले उठा सकता था, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है ए। ये अकेले जाता तो कितना उठाता, इसको उठाता ए स्क्वायर। कितना उठाता, एम्पलीट्यूड जितना होता है उसका 2 गुना उठाता, ए स्क्वायर उठाता। ये जब गया तो ये अकेले भी जाता तो इसको कितना उठाता, ए स्क्वायर उठाता अकेले। अब दोनों क्या किए, दोनों एक साथ मिलकर गए, और दोनों एक साथ मिलकर जब गए तो ये पार्टिकल्स को जब उठाते हैं तो कितना उठाएंगे, तो दोनों कितना उठाएंगे, तो ये हो गया हमारा ए
और अकेले जाता तो, और ए स्क्वायर, और फिर ये जाता तो हमारा हो गया ए। कितना, दोनों ए को जोड़ दिए 2a, अब ये हो गया 2a का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए हमारा हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर। ये होती है सुपरपोजिशन की ताकत, कि जब अकेले जाता तो उसको इतना उठाता, ए स्क्वायर उठाता, ठीक। लेकिन जब दोनों एक साथ गए तो कितना उस पर वर्क किए, 4 गुना वर्क किए। तो इस चीज को हम कहते हैं संपोषी व्यक्तीकरण। नहीं, अब इसी में क्या कीजिए, दोनों तो एक जैसे हैं, अब मान लीजिए दोनों को उल्टा कर दीजिए, इसका जब ऊपर वाला आए तो इसका नीचे वाला आ जाए, इसका नीचे वाला आए तो इसका ऊपर वाला आ जाए। उस स्थिति में क्या होगा समझिए। सपोज डेट मान लीजिए ये फिर एक वेव चला, ये वेव, और ये वेव यहां पहुंचा, उसी समय एक और वेव चलता है, एक और वेव चलता है। अब एक और जो वेव चलता है, ये वेव जब यहां पहुंचा, अब समझिए, ये समझिए एक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स पर, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल पर जब ये अकेले पहुंचता है, जब ये पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ उठाना चाहता है, और ये आता है तो ये क्या करता है, पार्टिकल्स को नीचे की तरफ उठाना, गिराना चाहता है। यानी कि एक जो है ये पार्टिकल्स को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरा है ये पार्टिकल्स को नीचे ले जाना चाहता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में पार्टिकल्स न ऊपर जाएगी न नीचे रह जाएगी, उस समय क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस समय जो हमारी ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो थी, जो 4 गुना हो जा रही थी, अब एक दूसरे के विपरीत कला में आई तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं विषमपोषी व्यक्तीकरण। तो ये दोनों समझ में आई, समपोषी व्यक्तीकरण क्या कहते हैं और विषमपोषी व्यक्तीकरण क्या कहते हैं। समपोषी व्यक्तीकरण में क्या हो गया, जब समान कला के 2 ध्वनि तरंगे एक साथ पहुंचे। याद रखिएगा, समपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है, जब समान आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, जब समान आयाम एवं आवृत्ति के ध्वनि तरंग, आवृत्ति के तरंग किसी पॉइंट पर एक साथ पहुंचे, ठीक। जब समान आयाम एवं समान आवृत्ति के तरंग किसी पॉइंट पर एक साथ पहुंचे, इनकी कला यानी फेज, इनका फेज समान हो, तो उस समय हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, ठीक। जब समान आयाम एवं समान आवृत्ति के तरंग किसी पॉइंट पर एक साथ पहुंचे, अब इसमें क्या होता है, अब इसका कला जो है, इसका फेज जो है, इसका फेज विपरीत है। तो जब 2 ध्वनि तरंगे जिसका आयाम समान हो लेकिन उसका कला जो हो भिन्न भिन्न हो, यानी उसकी फेज भिन्न भिन्न हो, तो उस समय हमारी जो सुपरपोजिशन होगी, उस समय क्या होगी, विषमपोषी सुपरपोजिशन होती है। याद रखिएगा कि जब विषम कला के तरंग एक साथ
किसी पॉइंट पर पहुंचे, तो उस समय क्या होगा, इनका कला जो है या इनका फेज जो है वो इनका विषम है, और इनकी कला जो है, इनकी फेज जो है, इनकी फेज समान है। समान है तो एक साथ मिलकर उठा दिए, और इसका एक दूसरे का विपरीत है, तो एक ने ऊपर उठाया, दूसरे ने नीचे गिराया, तो इस समय हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि इंटेंसिटी हमारा, इसको कहते हैं आई, इंटेंसिटी कितना हो गया 0, और इस समय 4 गुना, और इस समय इंटेंसिटी हमारा कैसा हो जाता है 0। तो याद रखिएगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, अगर एम्पलीट्यूड इसका 8 हुआ तो 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा 64, इसका भी 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, अब 64 प्लस 64 बराबर 64 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि उतनी तीव्रता होती है। जब दो ध्वनि तरंगे एक बार चलेगी ना एक ही सोर्स से जब चलेगी और एक साथ जब आती है, दोनों का अगर एक साथ अगर रहेगी तो दोनों मिला के इसको क्या करेगी, उठाती है। होता है अकेले आती तो कुछ आवाज सुनाई देता हमको, ये अकेले आती तो कुछ और सुनाई देता। जब दोनों एक साथ आ गई तो कितनी आवाज सुनाई दी, 4 गुना। कितनी आवाज सुनाई दी, 4 गुना। ये होती है सुपरपोजिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, व्यक्तिकरण। नहीं, चलिए अगली चीज, ये जो हमारा साउंड वेव है, ये साउंड वेव सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में कि लिक्विड में कि गैस में। तो याद रखिएगा जो साउंड वेव जो चलती है सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी वो होती है आपको ठोस में, और उसके बाद किस में होती है, गैस में, सॉरी लिक्विड में, और उसके बाद किस में होती है, गैस में। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग अगर हम देखें, वेलोसिटी अगर देखें तो वेलोसिटी किसमें है, सॉलिड, वेलोसिटी किसमें, लिक्विड, वेलोसिटी किसमें, गैस में। तो हम देखें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होती है, ठोस में, और उसके बाद किसमें होती है, लिक्विड में, और सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है, गैस में। आप देखते हुइएगा, यहां से आप हवा में कुछ बोल के देखिए, आवाज कितनी दूरी तक सुनाई देगी, नहीं। और वही ट्रेन जब आती है देखते हैं कितनी दूर पर रहती है, और पटरी पे आप कान लगाइए आपको सुनाई देती है, नहीं। तो ये चीज होता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कहां चलती है, ठोस में चलती है, उसके बाद लिक्विड में चलती है, और सबसे कम रफ्तार कहां पर होता है, साउंड वेव का गैस में होता है। समझ में आई। ये मत मान लीजिएगा कि सबसे ज्यादा हमारी वेव जो होती है गैस में होती है, नहीं, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर होती है गैस में। अब अगली चीज इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के गुण। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को देखते हैं, ध्वनि के गुण को देखते हैं कि ध्वनि में कौन कौन से गुण होते हैं। तो ध्वनि के जो गुण में हम इसमें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक। दूसरा इसके हम लोग गुण पढ़ेंगे, वो हमारा गुण होगा पिच, और तीसरा हमारा गुण होगा क्वालिटी। ये लाउडनेस क्या है समझिए, जिसके कारण यह ऐसी गुण है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आवाज हमको मोटी, सॉरी,
ज्यादा ऊंची और नीची सुनाई देती है। यानी हमारी ध्वनि कैसी है, इसके द्वारा हम किसी भी चीज में हम उसके लाउडनेस का पता कर सकते हैं कि वो कितना ऊंचा साउंड है और कितना धीमा साउंड है। नहीं तो ये हमारा लाउडनेस के थ्रू हम क्या पता करते हैं कि हमारा साउंड जो है वो साउंड कितना ऊंचा है, साउंड कितना ऊंचा है, ऊंचा, और कितना साउंड हमारा धीमा है। धीमा है, कितना ऊंचा यानी कितना तेज है, कितना ये हमारा साउंड तेज है और कितना हमारा साउंड धीमा है। ये हम किसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो याद रखिएगा लाउडनेस के थ्रू। नहीं, ये लाउडनेस ही हमें बताता है कि साउंड हमारा ऊंचा है या साउंड हमारा नीचा है। मान लीजिए कि एक ही सोर्स से साउंड आ रही है, ठीक, कोई साउंड आया वो बहुत ऊंचा साउंड आया और कोई साउंड आया वो बहुत धीमा साउंड आया। नहीं तो ये किसके थ्रू हम इसमें अंतर पता कर सकते हैं, लाउडनेस के थ्रू। नहीं, और ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना समझिए हमारा साउंड तेज होगा। याद रखिएगा एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए आयाम, आयाम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर यानी कि आयाम पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा आवाज उतना ज्यादा हमको ज्यादा सुनाई देगा, कस कर सुनाई देगा, और जितना एम्पलीट्यूड कम रहेगा उतना हमको वो लो साउंड सुनाई देगा। समझ में आई? तो ये हमारी किस चीज पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक, जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतना ही ऊंचा साउंड, जितना एम्पलीट्यूड छोटा होगा उतना धीमा साउंड। तो याद रखिएगा साउंड ऊंचा तेज होने का कारण क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का ऊंचा होना। और साउंड धीमा होने का क्या कारण है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम का छोटा होना। जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा उतना हमको आवाज वो ज्यादा सुनाई देगा, और जितना धीमा होगा जितना हमको वो कम सुनाई देगा। अगली चीज पिच, ये क्या होता है पिच, तो पिच के बारे में समझिए। ये पिच के कारण ही हम किसी स्त्री और पुरुष का जो आवाज होता है, यानी कौन लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, इन दोनों के आवाज के बीच जो हम अंतर पता कर सकते हैं वो हम पिच के थ्रू पता कर सकते हैं। नहीं, याद रखिएगा कि मान लीजिए आपके बगल में कुछ दूरी पर लड़की बोल रही है, तो दूर से ही पता लग जाता है कि लड़की का आवाज है। ये कैसे पता लग जाता है, पिच से। ठीक, तो ये पिच किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये पिच आवृत्ति पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नहीं, तो याद रखिएगा पिच के थ्रू हम एक स्त्री और एक पुरुष, यानी कि स्त्री एवं पुरुष के बीच, यानी कौन सा आवाज हमारा मोटा है और कौन सा आवाज हमारा पतला है। नहीं, यानी साउंड हमारा मोटा साउंड और पतला साउंड, मोटा साउंड और पतला साउंड, मोटा साउंड यानी मोटा आवाज, मोटा साउंड और पतला साउंड, इसके बीच हम पता कर सकते हैं। मोटा साउंड किसका होता है, लड़का का, और पतला साउंड किसका होता है, लड़की का। इन दोनों के जो साउंड है, इन दोनों साउंड के बीच हम कैसे डिफरेंशिएट पैदा कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं दोनों में अंतर, तो ये हमको पता लगता है फ्रीक्वेंसी से। याद रखिएगा यह किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है।
जैसे लड़का का जो आवाज होता है उसकी ये फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं, और लड़की की जो आवाज होगी उसकी ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो बताइए ये जो फ्रीक्वेंसी है 1 सेकेंड में इतना ही बना, इतना ही चक्र बना, और 1 सेकेंड में इसकी इतना चक्र बन गया। तो ये बताइए कि ये साइकिल ज्यादा बना कि ये साइकिल ज्यादा बना? ये वाला साइकिल ज्यादा बना। तो ज्यादा साइकिल बनने का अर्थ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम है। तो मोटा जो साउंड होता है वो लड़का का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और लड़की का जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो याद रखिएगा ये मोटा और पतला हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं? तो इसके लिए याद रखिएगा यह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। यह किस पर निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। नहीं, जितना अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतनी पतली आवाज सुनाई देगी, और जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतनी हमको मोटी आवाज सुनाई देगी। तो लड़का का आवाज मोटा और लड़की का आवाज पतला। दोनों के बीच क्या कारण है? फ्रीक्वेंसी। अगली चीज समझिए, क्वालिटी। ये क्वालिटी क्या होता है? तो इस क्वालिटी के अंतर्गत, इसी को हम दूसरा लैंग्वेज भी कहते हैं, क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं, टिम्बर। इस क्वालिटी के थ्रू हम दो अलग अलग जो हमारे पास आवाज सुनाई देगी, उन दोनों आवाज के बीच में हम अंतर पता कर सकते हैं कि कौन सा आवाज तबला से आ रहा है, कौन सा आवाज हारमोनियम से आ रहा है। ये किसके थ्रू पता कर सकते हैं? ये क्वालिटी के थ्रू पता कर सकते हैं कि बांसुरी का आवाज देखते हैं ना दूसरी होती है और हारमोनियम की आवाज दूसरी होती है। तो ये किससे पता चलता है? ये हमारी क्वालिटी से पता चलता है। तो इससे क्वालिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? दो ध्वनि के बीच हम उनके स्रोत को पता कर सकते हैं कि ये किस चीज से आ रहे हैं। नहीं तो दो ध्वनि के बीच हम इससे अंतर पता कर सकते हैं। इसके द्वारा दो ध्वनि के बीच अंतर का पता करना कि कौन जो है किस स्रोत से आ रही है। एक हारमोनियम से, जैसे एक तबला से आ रही है, दूसरी वायलिन से आ रही है। तो ये दोनों जो दो अलग अलग सोर्स से साउंड आ रहे हैं, इसको हम पता किसके थ्रू करेंगे? क्वालिटी के थ्रू पता करेंगे। समझ में आई? तो फिजिक्स ये जो चीज है ये समझने वाली चीज है। नहीं, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। चलिए, ओके, थैंक यू।